नमस्कार। आज की तारीख है 1 जुलाई और आज का डेली 30 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कल हम नहीं मिल पाए थे, उसका कारण ये था कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है गले में और उसका मैं इलाज कर रहा हूँ। मैं बोलता हूँ तो मुझे बहुत दर्द होता है, लेकिन वही बात है ना कि मुश्किलें दिल के इरादे आज़माती हैं। मुश्किलें दिल के इरादे आज़माती हैं, ख्वाबों के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरें ही तो इंसान को चलना सिखाती हैं। ये ठोकरें हैं जो लगा करती हैं और इन ठोकरों को हम लगने से रोक नहीं सकते, लेकिन ठोकरें लगे उसके बावजूद भी हम चलते रहें, ये एक बड़ी कला है। और अगर इस कला को हम सीख गए तो अपना जीवन सफल बनाने में, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में हम कामयाब हो पाएंगे। कई बार समस्याएं आती हैं। कल भी मैं क्लास लेने को तैयार था, लेकिन हमारे साथ जो हमारी टीम है उसने हमको मना किया, हमारे डॉक्टर ने मना किया और जो लोग हैं उन्होंने मना किया, आज को भी मना किया है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आप लोग हमारी फैमिली के समान हैं और इस परिवार में मैं अपनी बात रख सकता हूँ। लेकिन मैंने कहा आज मैं आप लोगों से मिलूंगा, कुछ भी हो जाएगा, आज मैं मिलूंगा। क्योंकि जब आप लोगों से नहीं मिलता हूं तो मेरा भी मन नहीं लगता है और लगता है कुछ अधूरा सा रह गया। चलिए आज के टॉपिक को डिस्कस करते हैं और आपको ये पसंद आएगा तो इसको बताइएगा। संघीय विधानमंडल का हम लोग अध्ययन कर रहे थे और संघीय विधानमंडल के अंतर्गत हमने 2 एपिसोड पहले भी देखे हैं। ये जो प्रश्न हमने देखे थे संघीय विधानमंडल में, उसके अलावा भी आज मुझे लगे कुछ समितियां और कुछ और मुद्दे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन पर प्रश्न आपके सामने रखे जाएं, उनको डिस्कस किया जाए। तो उसको हम देखेंगे। 20 प्रश्न इस पर आज हम देखेंगे और 10 प्रश्न आज के करंट अफेयर पर हम देखेंगे। टोटल 30 क्वेश्चन हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं और पहला प्रश्न लेते हैं। पहला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, अपना जो ये फोटो है इतना कर देता हूं। थोड़ी सी आवाज अगर धीमी रहेगी तो आप लोग मैनेज कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत तेज बोल पाने में समर्थ नहीं हूं। पहला स्टेटमेंट है कि संसद अपना अधिकतर कार्य समितियों के माध्यम से करती है और दूसरा है कि भारत में समिति प्रणाली का विकास मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधारों के परिणाम स्वरूप हुआ। ये 2 स्टेटमेंट आपके सामने हैं। संसद जो अपना कार्य करती है वो समितियों के माध्यम से करती है और इन समितियों को कुछ ऐसे कार्यों को निपटाने के लिए गठित किया जाता है जिनके लिए विशेषज्ञों अथवा व्यापक विचार विमर्श की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में इन समितियों का उत्तरदायित्व भी बहुत बढ़ जाता है और संसद के कार्य को पूरा करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ये सही है। दूसरे स्टेटमेंट की जहां तक बात है, इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से समझिएगा। भारत में समिति का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है, बहुत ही पुराना है। सभा और समिति का नाम आपने बहुत पहले से सुन रखा होगा प्राचीन भारत के अंतर्गत। तो सभा समिति तो हमारे यहाँ पहले से हुआ करती थी, लेकिन आधुनिक काल में अगर इसके विकास की बात की जाए तो वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधारों के परिणाम स्वरूप हुआ। यहाँ पर भारत में समिति प्रणाली का विकास पूछा जा रहा है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि प्राचीन काल से ही, एंशियंट पीरियड से ये चला आ रहा है। लेकिन अगर आधुनिक विकास पूछा जाता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता। इस प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा, केवल एक सही है। अगला प्रश्न है, पहला स्टेटमेंट है कि भारत में 2 प्रकार की समितियां हैं और दूसरा स्टेटमेंट है कि इसके नाम है अस्थाई समिति और अस्थाई समिति। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, बहुत सरल प्रश्न है। 2 प्रकार की हमारे यहाँ समितियां हैं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो 2 प्रकार की समितियां हैं, इनमें एक है अस्थाई समिति, ये भी सही है। लेकिन दूसरी जो है वो अस्थाई समिति, उसका नाम नहीं होता है, उसका नाम होता है तदर्थ समिति। क्या होता है? तदर्थ समिति। तदर्थ समिति के नाम से उसको जाना जाता है। इस तरीके से अगर सीधे देखा जाए टर्मिनोलॉजी में तो ये प्रश्न गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। दूसरे दृष्टिकोण से कि अस्थाई और अस्थाई, ये सही भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो नाम होता है वो अस्थाई समिति और तदर्थ समिति ही होता है। अगला प्रश्न,
पहला स्टेटमेंट है कि अस्थायी समितियां समय समय पर नियमित रूप से सदन द्वारा निर्वाचित या अध्यक्ष द्वारा या सभापति के द्वारा मनोनीत की जाती हैं। बिल्कुल सही है। जो अस्थायी समितियां हैं वो समय समय पर नियमित रूप से सदन द्वारा निर्वाचित की जाती हैं या अध्यक्ष के द्वारा, सभापति के द्वारा मनोनीत की जाती हैं। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है। दूसरा जो स्टेटमेंट है कि ऐसी समितियां अस्थायी प्रकृति की होती हैं। जो अस्थायी समिति, इसका अगर नाम ही है तो रीजनिंग लगाइए, तो ये अस्थायी समिति क्यों हो जाएगी, इसकी प्रकृति अस्थायी क्यों हो जाएगी। अगर इसका नाम अस्थायी है तो ये अस्थायी ही होगी। तो दूसरा गलत हो गया, केवल एक सही है। ऐसे प्रश्न भी कई बार आपके सामने आते हैं जो कि आप अगर उसको ध्यान से पढ़ें तो ऐसे ही सही हो जाते हैं, बहुत नॉलेज की जरूरत उसमें नहीं पड़ती है। लोकसभा की प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं। जो लोकसभा है, लोकसभा में प्राक्कलन समिति गठित की जाती है और इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। टोटल जो सदस्य इसमें होते हैं वो 30 सदस्य होते हैं। बजट अनुमानों की जांच करके ये बताना कि उसमें शामिल नीति की मितव्ययिता क्या रही है, संगठन में सुधार कैसे किया जा सकता है, कार्य कुशलता और प्रशासनिक सुधार कैसे किया जा सकता है, ये सारे कार्य जो प्राक्कलन समिति है ये करती है और इसमें लोकसभा के ही 30 सदस्य होते हैं। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा की प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के सदस्य भी शामिल होते हैं, क्या ये सही है। दूसरा ये क्वेश्चन है, ऐसे भी आपके सामने इसको प्रस्तुत किया जा सकता है, ऐसा पूछा जा सकता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि लोकसभा की जो प्राक्कलन समिति है उसमें केवल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, तो पहला स्टेटमेंट तो ये गलत हो गया। दूसरा है, प्राक्कलन समिति को अस्थायी मितव्ययिता समिति के नाम से भी जाना जाता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसको जो है स्टैंडिंग ऑस्टेरिटी कमेटी के नाम से भी एस्टिमेट कमेटी को जाना जाता है, ये बिल्कुल सही है। तो दूसरा इसमें सही हो जाएगा, पहला गलत है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का गठन 25 सदस्यों द्वारा किया जाता है और इसका दूसरा स्टेटमेंट है, इसमें 7 सदस्य लोकसभा के होते हैं और 15 सदस्य राज्यसभा से निर्वाचित होते हैं। इस प्रश्न में आप पहले तय करिए कि कितने उपक्रमों, जो ये समिति है सरकारी उपक्रमों की समिति, वो कितने सदस्यों से गठित होती है। नीचे वाले स्टेटमेंट से हेल्प आप ले लीजिए, ऐसे ही आप निकाला करिए आंसर। 15 और 7 आप देखेंगे तो ये 22 होता है। अब ये तो तय हो गया कि इन दोनों में से एक ही स्टेटमेंट सही है, इसको सीखिए। अब अगर ये तय हो गया तो 22 होते हैं, 25 के ऐसा नहीं होता, तो पहला तो ऐसे ही गलत हो गया। अब दूसरा पढ़िए कि इसमें 7 सदस्य लोकसभा के और 15 राज्यसभा के। ये बात तो सही लिखी है, 15 और 7 होते हैं, लेकिन लोकसभा की जगह अगर राज्यसभा लिख दिया जाए और राज्यसभा की जगह लोकसभा लिख दिया जाए तो ये सही हो जाए। यानी कि इसमें 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा के और 15 सदस्य होते हैं लोकसभा के। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। ऐसी कौन सी समिति है जिसको जुड़वा बहन कहते हैं प्राक्कलन समिति की। एस्टिमेट कमेटी की इसको जुड़वा बहन, ट्विन सिस्टर कहा जाता है। ये है लोक लेखा समिति। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी को एस्टिमेट कमेटी की ट्विन सिस्टर कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। लोक लेखा समिति प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में जानी जाती है और इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा के और 7 सदस्य इसमें राज्यसभा के होते हैं। किसमें? लोक लेखा समिति में। अगला प्रश्न है, किस समिति का अध्यक्ष विपक्ष का कोई सदस्य नियुक्त किया जाता है। ऐसी कौन सी समिति है इनमें से। 1967 से स्थापित हुई यह समिति और प्रथा के अनुसार, ऐसा कोई संविधान में वर्णन नहीं किया गया है, एक प्रथा चली आ रही है। उस प्रथा के अनुसार इसका जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष के रूप में विपक्ष के किसी व्यक्ति को निर्वाचित किया जाता है। विपक्ष का कोई व्यक्ति होगा वही निर्वाचित होगा और ये समिति है लोक लेखा समिति। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है उसमें विपक्ष का ही हमेशा होता है। इस समय कौन है जरा बताइएगा कमेंट करके, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा इस समय लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है। अगले प्रश्न का पहला स्टेटमेंट है कि लोक लेखा समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दी गई लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करती है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि लोक लेखा समिति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि क्या धन संसद द्वारा प्राधिकृत रूप से खर्च किया गया है, जो प्राधिकृति दी गई है, जो प्राधिकृत किया गया है उसी रूप में खर्च किया गया है कि नहीं। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। लोक लेखा समिति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कैग होता है
उसके द्वारा दी गई लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करती है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं और ये देखती है कि जो धन था, अमुक धन सही मद में, सही उसमें खर्च हुआ है कि नहीं हुआ है। अगला प्रश्न, पहला स्टेटमेंट है कि 1989 में लोकसभा की नियम समिति ने विषय विभाग से संबंधित समितियों की स्थापना की, इसकी सिफारिश की। और दूसरा स्टेटमेंट है कि 1989 की सिफारिश के आधार पर 2 विषयगत समितियों का गठन किया गया। 1989 की बात है, लोकसभा की नियम समिति ने विषय विभाग से संबंधित समितियों की स्थापना के लिए सिफारिश की थी और 1991 में नियम समिति ने पुनः यह सिफारिश की कि सरकार के सभी जो विभाग हैं उनके लिए विषयगत समितियों की स्थापना की जानी चाहिए, ऐसी सिफारिश की गई थी। कोई भी संसदीय जो क्षेत्र है वो जांच से बाहर ना हो, ये कोशिश की जानी चाहिए। 1989 में जो सिफारिश की गई थी उसमें 3 विषयगत समितियों की बात की गई थी और इन समितियों में कहा गया था कि 22 सदस्य होंगे, जिनमें 15 लोकसभा के होंगे और 7 राज्यसभा के होंगे। राज्यसभा के सभापति द्वारा जो ये मनोनीत किए जाएंगे ये सारे, और इसमें कृषि समिति थी, पर्यावरण और वन समिति थी और विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति थी। तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा और इस प्रश्न का सही उत्तर केवल 1 हो जाएगा। ये 2 नहीं, यहां पर 3 थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि संसद के दोनों सदनों में कार्य मंत्रणा समिति होती है। क्या होती है दोनों सदनों में? संसद का जो दोनों सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, इसमें लोकसभा निम्न सदन होता है, राज्यसभा उच्च सदन होता है। तो कार्य मंत्रणा समिति दोनों सदनों में होती है। लोकसभा की जो कार्य मंत्रणा समिति है उसमें कितने अध्यक्ष होते हैं? यहां पर कहा रहा है 17 सदस्य, कितने, सॉरी अध्यक्ष नहीं, लोकसभा की जो कार्य मंत्रणा समिति है उसमें अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? अध्यक्ष सहित इसमें 15 सदस्य होते हैं, 1 + 14, टोटल इसमें 15 होते हैं। यहां पर दिया है 17, तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है, इसलिए उत्तर केवल 1, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट है कि राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति के में इसके सभापति तथा उपसभापति सहित 11 सदस्य होते हैं। कार्य मंत्रणा जो समिति होती है इसमें 11 सदस्य होते हैं जो राज्यसभा की होती है। अभी हमने लोकसभा के बारे में बात की तो उसमें अध्यक्ष सहित कितने होते हैं? 15 होते हैं। लेकिन जो राज्यसभा की होती है इसमें उपसभापति सहित राज्यसभा में कितने होते हैं? 11। पहला स्टेटमेंट सही है। और लोकसभा अध्यक्ष इस समिति का पदेन सभापति होता है। अब जरा सा ध्यान दीजिए, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। सीखिए इस चीज को कि राज्यसभा का नहीं, लोकसभा का यहाँ पे दे रहा है, तो लोकसभा क्यों सही होगा? अगर ये कार्य मंत्रणा समिति राज्यसभा की है तो इसका जो सभापति भी होगा वो कौन सा होगा? राज्यसभा का सभापति इसका अध्यक्ष होगा। लोकसभा का सभापति इस समिति का सभापति नहीं होगा, तो ये दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। संख्या ध्यान रखिएगा। संसद के किसी सदन का सदस्य लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका स्थान रिक्त घोषित कर सकता है? लगातार कितने दिनों तक? मान लीजिए कि आप सांसद हैं और चाहे लोकसभा से हैं, राज्यसभा से हैं, और आप अनुपस्थित रहते हैं कितने दिनों तक? 60 दिनों तक अगर आप लगातार अनुपस्थित रहते हैं और सदन में आप भाग नहीं लेते हैं किसी कोई बैठक में, तो राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा का यह कार्य राज्यसभा स्वयं करती है, जबकि लोकसभा में इस कार्य के लिए एक समिति होती है जिसमें 15 सदस्य होते हैं, उनके द्वारा आपके स्थान को रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। नॉर्मल ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, है ना? बस इसमें यह है कि आज्ञा अगर आपने नहीं ली है, आज्ञा ले लीजिए, आप मत जाइए, कोई यानी कि छुट्टी लेके आपको जाना है, ये बात है। यहाँ पर अनुशासन की बात है। अगला प्रश्न है, पहला स्टेटमेंट कि संसद के दोनों सदनों में नियम समिति का गठन किया जाता है। अब सबसे पहले तो आप यही देखिए कि नियम समिति क्या दोनों में होगी? अच्छा बताइए कि लोकसभा और राज्यसभा 2 हैं, नियम की जरूरत किसमें होगी? दोनों के दोनों में होगी, इसमें भी जरूरत होगी और दूसरी इसमें भी जरूरत होगी, तो दोनों सदनों में होगा। सही है। नियम समिति का गठन सिर्फ लोकसभा में ही किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट, अब इन दोनों में से तो एक ही सही होगा, तो अगर पहला सही हो गया तो दूसरा गलत हो गया। आंख बंद कर ए ऑप्शन मार दीजिए। आंसर निकालना अगर आप सीख गए, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको पढ़ना सिखा दूं, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको आंसर निकालना सिखा दूं। ये दोनों चीजें आप जान गए ना, तो फिर मेरी जरूरत नहीं रह जाएगी। आप खुद ही पढ़ने लगेंगे और दूसरों को पढ़ाने लगेंगे, और यही मैं चाहता हूं। ये मेरा सपना है कि हर स्टूडेंट इतना होशियार हो जाए कि वो खुद ही अपने आप ये काम करने लगे। अगला प्रश्न,
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति में कितने सदस्य होते हैं? आप सोचेंगे कि आज कितनी समितियां हो गई, ये सब पूछी जाने वाली समितियां हैं, अक्सर ये प्रश्न आपके सामने आते हैं। एससी एसटी से कल्याण से संबंधित जो समिति है उसमें 30 सदस्य शामिल होते हैं और इसमें 20 सदस्य लोकसभा के होते हैं और 10 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। जहां पर भी सदस्य होंगे तो नॉर्मली लोकसभा के ज्यादा होते हैं और राज्यसभा के कम होते हैं। कारण क्या है? संख्या लोकसभा में ज्यादा है सदस्यों की, तो लोकसभा के ज्यादा सदस्य लिए जाते हैं, और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कम है तो उसके कम सदस्य लिए जाते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक और नहीं है, बस यही है। इसी कारण से तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और अलग अलग सदनों द्वारा अपने सदस्यों से ये निर्वाचित करके बनाई जाती है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधी समिति। तो ये राज्यसभा और लोकसभा के इसमें ऐसे सदस्य होते हैं। पहला स्टेटमेंट है अगले प्रश्न का, विधेयकों की समीक्षा करने के लिए सामान्य परियोजना समिति का गठन किया जाता है। और दूसरा इसका स्टेटमेंट है कि संसद की तदर्थ समितियों को 2 संवर्गों में रखा जा सकता है। अब दोनों स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़िए। विधेयकों की समीक्षा करने के लिए जो समिति गठित की जाती है वो सामान्य प्रयोजन समिति नहीं होती है। कौन सी समिति होती है? तदर्थ समितियां 2 संवर्ग में रखी जाती हैं। पहली होती है एक प्रवर या संयुक्त प्रवर समिति। जो संयुक्त प्रवर समिति या प्रवर समिति होती है इसी के अंतर्गत विधेयकों की समीक्षा की जाती है। लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा अलग अलग समितियों का विधेयकों की समीक्षा करने के लिए गठन किया जाता है और इस प्रकार की जो गठित समिति होती है उसी को प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अगर किसी भी विशिष्ट मामले में जांच करने के लिए या प्रतिवेदन देने के लिए समिति जो है अध्यक्ष या सभापति द्वारा किसी विशिष्ट मामले की अगर जांच हो रही है तो उसमें अलग से समिति गठित कर दी गई, एक अलग से दोनों से मिलकर गठित कर दी गई, तो उसको संयुक्त प्रवर समिति कहते हैं। तो चाहे संयुक्त हो चाहे प्रवर हो, तो विधेयकों की समीक्षा के लिए ये प्रवर वाली समिति होती है, न कि सामान्य प्रयोजन समिति होती है। तो पहला स्टेटमेंट गलत। और तदर्थ समितियां 2 संवर्गों में होती हैं, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है ना, तो प्रवर और संयुक्त प्रवर, तो ये दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला इसमें गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट इसका है कि संसद में प्रश्नकाल का समय संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ के 1 घंटे का होता है। जो शुरुआती 1 घंटा होता है बैठक का, वो प्रश्नकाल का समय होता है। और दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, पहला तो बिल्कुल सही है कि प्रश्नकाल के दौरान रक्षा से संबंधित जो मुद्दे हैं, मामले हैं, वो उठाए जाते हैं। दूसरे स्टेटमेंट को ध्यान से आप पढ़िए, प्रश्नकाल के दौरान भारत सरकार से संबंधित जो मामले उठाए जाते हैं उसमें सार्वजनिक समस्याओं को ध्यान में लाया जाता है, न कि रक्षा संबंधी कोई मामले। भारत सरकार की जो भी सार्वजनिक समस्याओं के मामले होंगे, सार्वजनिक चीजों से जुड़े जो इश्यूज होंगे उनको उठाया जाएगा, रक्षा का इसमें कोई वो नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, जो भी सार्वजनिक इशू होगा वो। अगला प्रश्न, पहला स्टेटमेंट, जिस प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उसे अतारांकित प्रश्न कहा जाता है। और दूसरा है कि जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहता है उसे तारांकित प्रश्न कहा जाता है। पहला स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए, जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उसे क्या कहेंगे? उसे तारांकित प्रश्न कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? तारांकित, ना कि अतारांकित। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। और जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहता है उसे क्या कहते हैं? अतारांकित। उसको कहते हैं अतारांकित। कहने का मतलब यह है कि इसमें उल्टा दिया हुआ है। पहले स्टेटमेंट में जो कहा जा रहा है वो तारांकित है और दूसरे में अतारांकित है, लेकिन उल्टा लिखा है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गैर सरकारी सदस्य किन्हें कहा जाता है? कौन सदस्य होते हैं जो गैर सरकारी कहलाते हैं? संसद में जो मंत्रिपरिषद के सदस्यों के अतिरिक्त जो भी सदस्य होते हैं जो मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है, मेंबर्स अदर देन मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स इन पार्लियामेंट, उनको क्या कहा जाता है? उनको नॉन ऑफिशियल मेंबर कहा जाता है। तो पहला स्टेटमेंट इसका, पहला ऑप्शन ही इसका करेक्ट हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है आज के टॉपिक का कि संसद में नियम 184 के तहत बहस किस मामले में होती है? नियम 184 के तहत जो बहस होती है, आम जनहित के जो मामले होते हैं, संविधान की धारा 355 के मद्देनजर 184 का नियम है, उसी के तहत राज्यों के मसले पर भी इसमें चर्चा की जा सकती है। लेकिन जो आम जनहित के मुद्दे हैं उनकी चर्चा होती है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अब चलिए करंट अफेयर के हम प्रश्नों को देख लेते हैं।
फटाफट और समाप्त करते हैं आज का ये कार्यक्रम। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करना मत भूला करिए। हमारी टीम की हौसला अफजाई होती है इससे, और हम काम कर पाते हैं, बीमारी में भी काम कर पाते हैं, गले में दर्द में भी हम काम कर पाते हैं। उसका बस यही एक है कि आप इसको लाइक करें, और अगर आपको बुरा नहीं लगता है तो आप इसको शेयर कर दें, लोगों तक पहुंचा दें। जितना ज्यादा आप इसको पहुंचाएंगे आपका परिवार उतना समृद्ध होगा। पहला प्रश्न है कि समाज के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए कृतज्ञता और आभार व्यक्त करने हेतु भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। कोरोना या कोविड-19 के इस काल में ये चिकित्सक जो डे है, चिकित्सक दिवस जो है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, इसका इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है। अपनी जान को जोखिम में डालकर अगर कोई हमारी सेवा रात दिन कर रहा है, हमारे लिए जी रहा है, हमारे लिए मर भी रहा है, कई बार डेथ भी हो रही है उनकी, तो वो डॉक्टर है, नर्स हैं, अन्य स्टाफ है। तो जो चिकित्सक दिवस मनाया जाता है वो 1 जुलाई को मनाया जाता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, और ये राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है। और यह दिन चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय के सम्मान में मनाया जाता है। अगला प्रश्न उसी से रिलेटेड है, डॉक्टर विधान चंद्र राय जी से रिलेटेड ये प्रश्न है कि इनके संबंध में पहला स्टेटमेंट आपको बताना है कि सही है कि नहीं, दूसरा भी ऐसे देखना है। 1948 से 1962 तक ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है विधान चंद्र राय, और उन्हें 1961 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बहुत महान डॉक्टर थे, बहुत महान हस्ती थे। पटना में इनका जन्म हुआ था 1 जुलाई 1882 को, और बिहार में पटना है, और कोलकाता पश्चिम बंगाल में फिर उनकी मृत्यु हुई 1962 में। और 62 में जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई तब तक वो क्या थे, मुख्यमंत्री रहे। और 1961 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और पश्चिम बंगाल का महान वास्तुकार वास्तुकार उनको माना जाता है। और मेडिकल कॉलेज से इन्होंने शिक्षा दीक्षा अपनी ग्रहण की थी, और इन्होंने इस क्षेत्र में बहुत काम किया था, उन्हीं की स्मृति में मनाया जाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में विश्व की पहली ऑनलाइन बीएससी डिग्री किस संस्थान द्वारा लॉन्च की गई? पिछले साल जब हम करंट अफेयर का डिस्कशन कर रहे थे तो ये अनाउंसमेंट हुआ था, तो हमने डिस्कस किया था कि आईआईटी जो मद्रास है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, उसने प्रोग्रामिंग और डाटा साइंस में ऑनलाइन बीएससी डिग्री प्रदान करने का निर्णय लिया है। ठीक है, और यह ऑनलाइन पाठ्यक्रम 30 जून 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है इस समय, रमेश पोखरियाल के द्वारा वर्चुअल इवेंट के माध्यम से शुरू किया गया। तो ये चर्चा में था, तो ये शुरू किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि 1997 से पूर्व हांगकांग किस देश का उपनिवेश था? अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इसके पहले भी ये प्रश्न हम डिस्कस कर चुके हैं। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की अस्थायी समिति जो है, चाइना की बात मैं कर रहा हूं, सर्वसम्मति से उसने हांगकांग के लिए 30 जून 2020 को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित कर दिया। इसके पहले भी चर्चा में जब आया था तो ये जो है प्रश्न हमने डिस्कस किया था। और अस्थायी समिति जो 3 दिवसीय बैठक अभी कर रही थी, 28 जून से ये शुरू हुई थी, तो उसमें ये पास कर दिया गया है। लेकिन 1997 के पूर्व देखा जाए तो हांगकांग किसके उसमें था, ये इंपॉर्टेंट है, ये ब्रिटिश शासन के प्रभाव में था। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, और ये बहुत दिनों से था, है ना, और 1997 तक रहा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जून महीने का जो करंट अफेयर है वो जारी कर दिया जाएगा 1-2 दिन में, कल परसों में, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। बाकी जो कोर्स वाले लोग हैं उनको उसका पीडीएफ वो सब उनके लॉगिन आईडी पासवर्ड पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। हमारी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ टीम वर्क होता है, इस कारण से उसको सबको नहीं दिया जा सकता। बाकी आप लोग समझदार हैं। अगला प्रश्न है, गरीबों को आवास प्रदान करने के लिए वाईएसआर जगन्ना कॉलोनीज किस राज्य सरकार द्वारा बनाई जा रही है? यह आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो बनाई जा रही है, वाईएसआर से ही आपको जान जाना चाहिए। बाकी इसमें और कुछ डिस्कस करने लायक नहीं है। अगला प्रश्न है, खोलो गछु पनबिजली परियोजना कहां पर स्थित है? नाम से आपको क्या लग रहा है कहां स्थित होगी? मुझे तो भूटान नजर आ रहा है, ये साउंड लाइक भूटान, मतलब लग रहा है कि भूटान के बारे में ही कुछ बात हो रही है। 29 जून 2020 को अभी ये खोलो गछु हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड और भूटान सरकार के बीच एक समझौता हुआ है, और ये जो समझौता हुआ है इसमें भूटानी सरकार के अधिकार क्षेत्र के भीतर खलोगछु पनबिजली परियोजना को संचालित करने के लिए इसको अधिकार प्रदान किया गया है, किसको? खोलोगछु हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड को, इसीलिए चर्चा में आया है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। विश्व की सबसे बड़ी
वेलसेंट प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण परियोजना प्लेटिना, विश्व की सबसे बड़ी ये परियोजना है प्लेटिना, जिसको प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण परियोजना के नाम से जाना जा रहा है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा ये लॉन्च की गई? सबसे ज्यादा हमारे यहाँ मरीज कहाँ है, सबसे ज्यादा बड़ी परियोजना की जरूरत कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट है उसने इसको किया है, महाराष्ट्र राज्य के द्वारा इसको किया गया है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फोरम की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फोरम की अगर हम बात करें तो इसके बारे में आपको ये भी जानना चाहिए कि ये किसकी मानसिक सोच थी। एक यूएस अवस्थी हैं, इफ्को के एमडी यूएस अवस्थी, उन्होंने सहकारी विकास मंच को बनाने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था और अब इसको किया जा रहा है, ये अमली जामा पहनाया जा रहा है और इसमें अध्यक्षता जो दी जा रही है वो सुरेश प्रभु को दी जा रही है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, सुरेश प्रभु को इसकी अध्यक्षता दी जा रही है। अगला और ये करेगा क्या, थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। ये जो है इसके अंतर्गत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सहकारिता की भूमिका को पहचान कर उसकी भूमिका को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? क्षुद्रग्रह आप जानते हैं, क्षुद्रग्रह के बारे में तो आपको पता ही होगा। 30 जून 1908 को रूस की तुमुस्का नदी के पास एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, जिसे क्षुद्रग्रह के चलते धरती पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट माना जाता है और ये तिथि थी 30 जून, इसीलिए 30 जून को क्षुद्रग्रह दिवस मनाया जाता है। क्षुद्रग्रह के बारे में आप क्या जानते हैं, कमेंट करके हमको बताएंगे। और अगला और अंतिम प्रश्न है, सीबीएफसी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, ठीक है, सेंट्रल फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ये जो सीईओ बनाया गया है ये रविंदर भाकर को बनाया गया है। 1999 बैच के इंडियन रेलवे स्टोर सर्विसेज IRSS जो यूपीएससी का एग्जाम होता है उसमें केवल IAS, IFS और IPS ही नहीं होते हैं और बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, बहुत प्रकार की सर्विसेज होती हैं। IRSS, IRTS तो खैर लोग जानते हैं और बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। तो ये जो IRSS के अधिकारी हैं 1999 बैच के रविंदर भाकर जी, इनको बनाया गया है और प्रसून जोशी जी हैं चेयरपर्सन, उन्हीं के उसमें इन्होंने अभी कार्यभार संभाला है। तो ये आपको कैसा लगा जरूर बताएं। बाकी बीओ के एग्जाम के लिए और आरओ का अभी हम क्रैश कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, हिंदी का कंप्लीट कोर्स होगा, गारंटेड टाइप का बिल्कुल। तो उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। और बीओ के लिए तो हमारे कोर्स चल रहे हैं, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आप बीओ का एग्जाम दे रहे हैं। बाकी हमारा नंबर है 6307281212, इस पर आप कॉन्टेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं व्हाट्सएप पे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।